Good morning, students. Let's start lesson number 4, Landscape of the Soul, which is written by Nathalie Trower. ये जो लेसन है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. आगे जो है वो नॉर्मल जैसा हमारे सारे लेसन्स रहते हैं उस तरीके से उसमें 2 छोटी सी स्टोरीज यहाँ पे हमें राइटर ने बताई हुई है और पीछे वो स्टोरी का एक एग्जाम्पल अच्छा सा दिया हुआ है. और मैंने आपको ऑलरेडी जो नेकचंद जी है जिसके ऊपर दूसरा पार्ट है उसका फोटो भी आपको मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है. ओके, तो ये जो लैंडस्केप ऑफ द सोल है इसमें छोटी सी 2 स्टोरीज राइटर ने हमें यहाँ पे बताई हुई है लेसन में और उसको कंपेयर किया है एक दूसरे से. एंड ये पूरे हमारे जो जितने भी लेसन्स है उसमें सबसे छोटा लेसन है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. ये जो स्टोरी है छोटी सी टेल मतलब स्टोरी कहानी जैसा, वो एक वू दाओजी जो पेंटर है उसके ऊपर है और कुछ 8th सेंचुरी की बात है. ये जो जुआंग जॉन जो है, ठीक है, उसकी जो एम्पेरर था उसकी दीवार पे पेंटिंग करनी थी. तो वो पेंटर को बुलाया जाता है हुदाउजी को कि भाई आप बेस्ट पेंटर हो हमारे यहाँ के, तो आप ये एम्पेरर की जो वॉल है जो दीवार है उसके ऊपर अच्छी सी पेंटिंग बनाओ. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्पेरर वुड सी इट. फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्पेरर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन. अब वो बना देते हैं और इस तरीके की पेंटिंग बनाते हैं कि ताकि सिर्फ एम्पेरर जो है वो ही उसको देख सके. और सही में होता भी है. और ये कहते हैं ना सुनी सुनाई कहानियां है, ये सच है नहीं है. जैसे हमारे यहाँ पे रामायण है, महाभारत है, तो हम उसको देखने नहीं गए कि वो सच है कि नहीं, बट हमें विश्वास है कि ऐसा है. तो उनके यहाँ भी ऐसा कुछ है कि भाई वो लोग देखने नहीं गए बट उनको ऐसा ट्रस्ट है कि भाई नहीं इट्स ट्रू, ऐसा हो सकता है. क्योंकि पहले के जमाने में अगर भगवान थे, राक्षस थे, तो जादुई कहानियां भी थी. ओके, तो ये जो कहानी है थोड़ी सी उससे मिलती जुलती है. तो वो जो उन्होंने एम्पेरर की वॉल पे जो पेंटिंग बनाई थी वो किसकी थी, कैसी थी? तो बोले कि वंडरफुल सीन, बहुत अच्छे अच्छे सीन्स उसके ऊपर ड्रॉ किए हुए थे, बनाए हुए थे. तो कौन से? डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, ठीक है, खुले आकाश में बादल जा रहे हैं, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट. ओके, ये इतना एकदम नेचुरल सीन, उन्होंने पेंटिंग नेचर के ऊपर एक मस्त पेंटिंग बनाई थी, इतनी अच्छी कि उसको एक बार देखो और सही में हो जाए कि नहीं इट्स वेरी नाइस. लुक सायर मतलब किंग. सेड द पेंटर, किंग को बोला पेंटर, मतलब कौन, किसने? हुदाउजी ने किंग को बोला. इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट. अब यहाँ पे जो है ये स्टोरी का मेन पॉइंट जो है वो आता है. तो पेंटर राजा को क्या बोलता है कि सर किंग, ये जो आप माउंटेन के नीचे जो केव देख रहे हो ना, जो दरवाजा दिख रहा है ना, वहां पे एक स्पिरिट रहती है. तो बोले कि स्पिरिट बसती है. हाउ इट इज पॉसिबल? तो वो दिखाता है. द पेंटर क्लैप हिज हैंड्स एंड the entrance to the cave open. The inside is splendid. अब एक्चुअली जैसे वो मैंने बोला ना कि ये कहानी है, तो अगर हम अभी पढ़ रहे हैं तो हम बिलीव नहीं करेंगे ऐसा तो होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता. बट उस टाइम पे जब हमारा महाभारत और रामायण काल था तो उनका भी ऐसा कोई युग था, मतलब पुराने समय में, तो उस टाइम पे ऐसा होता होगा. तो वो जो पेंटर होता है वो क्या करता है, क्लैप करता है, तो वो केव का दरवाजा खुलता है. अब ये कैसे हो सकता है कि पेंटिंग है, पेंटिंग में दरवाजा कैसे खुलेगा? बट ये स्टोरी है, सुनी सुनाई स्टोरी, लोक कथा कहते हैं ना हमारे, लोक वार्ता, इस तरीके की है. तो क्लैप करता है, दरवाजा खुलता है और वो एक्सट्रीम स्प्लेंडेड मतलब अंदर एकदम, क्या आपने वो बाइक सुना, स्प्लेंडर मतलब एक्सट्रीम एकदम, है ना. तो स्प्लेंडेड उस तरीके से आप याद रख सकते हो, एकदम एक्सट्रीम था अंदर. Beyond anything words can convey,
Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Hudauzi's brush was left, and the artist was never seen again in this world. अब क्या कहते हैं कि उन्होंने अंदर गए, केव का दरवाजा खुला, वो अंदर गए, बट उनके अंदर जाने के बाद वो जो दरवाजा था वो अपने आप ही बंद हो गया और वो जो पेंटिंग थी वो गायब हो गई। समझा आपने? वो जो पेंटिंग थी वो गायब हो गई और मतलब एक कहते हैं ना कि लोक वार्ता है कि यार कैसे हो सकते, बट गायब हो गई। फिर ना किसी ने हुदाउजी को देखा, आज तक किसी ने हुदाउजी को नहीं देखा, और फिर पता नहीं वो कहाँ चले गए। और यहाँ पे उन्होंने पेंटिंग में बताया था हिली मैन ऑन हेलीपैड्स। हेलीपैड्स मतलब क्या था कि उन्होंने ऐसे मैन इंसान ड्रॉ किए थे और माउंटेन इतना ऊंचा बनाया हुआ था कि एक तरीके से वो ऐसा भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये जो माउंटेन है, अगर उसकी गुफा में आप जाओगे तो सीधा स्वर्ग जाओगे, क्योंकि ऊपर से ऐसा बता रहे थे, एक ऐसा ब्रिज बनाया था उन्होंने ऐसा कि जो मैन है, जो पर्सन्स है, जो इंसान है, वो कहीं जा रहे हैं, बट कहाँ जा रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, बट ऐसा बताया था। तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे एक स्पिरिट बसती है, आप इसके अंदर जाओ तो सीधा स्वर्ग में जाओगे। जो अगर जाता है अंदर तो ऊपर से जो इंसान दिख रहे थे वो बोले कि ये देखो जा रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी अपनी पेंटिंग जो थी, बिना कुछ बोले वो पेंटिंग इतना सब कुछ कह रही थी, और ये एक लोक कथा बन गई उनकी, जो जिसके ऊपर वो लोग बिलीव करते हैं। Such stories play an important part in China's classical education. मैंने बोला कि क्लासिकल है, जैसे हमारा रामायण महाभारत है वैसे उनका भी है। The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. अब जैसे हमारी रामायण महाभारत है वैसे उनकी बुक्स है कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी, उसके अंदर आपको ये स्टोरी देखने को मिल जाएगी, पूरी इससे भरी हुई है। और जैसे हम रामायण महाभारत पढ़ते हैं उनकी भी चाइना जो क्लासिकल एजुकेशन है उसमें ये स्टोरी को पढ़ाते हैं वो लोग। बियॉन्ड द एनेक्डोट मतलब स्टोरी, मतलब छोटी सी वार्ता, छोटी सी स्टोरी। Beyond the anecdote, they are deeply revealed of the spirit in which art was considered. Contrast this story or another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted, for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। और ये जो हमने जो स्टोरी अभी सुनी हुदाउजी की, वो एकदम क्लासिकल स्टोरी है ना, जिसके ऊपर आप बिलीव नहीं करना चाहते हो बट आपको करना पड़ेगा। क्योंकि पहले से सुनते आ रहे हो और सब मान रहे हैं इसको, तो उससे अकॉर्डिंग एक वेस्टर्न पेंटिंग की जो बात यहाँ पे हमें कही कि उस एक दूसरा पेंटर है उसकी बात कि उससे पूरी अलग ही स्टोरी। तो बोले क्या कि वो एक ड्रैगन ड्रॉ करता है और ड्रैगन के अंदर उसकी आईज ड्रॉ नहीं करता, उसकी आंखें ड्रॉ नहीं करता, आंखें उसकी नहीं बनाता। बोले क्यों नहीं बनाता? तो क्या उसने इतना रियल ड्रैगन बनाया होता है जैसे आपको लगे कि ये जिंदा ड्रैगन है, तो वो सोचता है कि अगर मैं इसकी आंखें बना दूंगा तो ये देख के फिर उड़ जाएगा, अब ये देख नहीं सकता तो ये नहीं उड़ेगा। इतना रियल होता है कि अगर उसकी आंखें ड्रॉ कर दी जाए तो वो जैसे रियल लगे और उड़ जाए कहीं पे ड्रैगन। तो वो इसलिए बोलता है कि इसीलिए मैंने ये जो ड्रैगन है उसकी आईज जो है वो ड्रॉ नहीं करी है। ओके, इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, ये एंटवर्प जो है वो एक प्लेस का नाम है, एक प्रोविंस है, राज्य है। In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Messis fell in love with a painter's daughter. एक ब्लैकस्मिथ था, उसका नाम क्वेंटाइन मैसिस था, जो एक बहुत बड़े पेंटर होते हैं उनकी बेटी के प्यार में पड़ता है।
द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। अब वो इतना बड़ा पेंटर और वो ब्लैक स्मिथ, तो वो उनको वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, कि ये प्रोफेशन है तो मुझे मेरी बेटी की शादी इससे नहीं करनी है। सो क्विंटन sneak into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened। अब वो क्या करता है कि अपने जो ससुर होते हैं उनको दिखाने के लिए कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए वो क्या करता है कि एक स्टूडियो होता है, वहां पे उनको बुलाता है, एक स्टूडियो बोल दो कि कुछ भी, तो वहां पे उनको बुलाता है और वहां पे उन्हें एक फ्लाई का ड्रॉ किया होता है। फ्लाई तो कितनी छोटी होती है, उसको ड्रॉ करे तो मतलब उसके लिए तो वो कांच, बिलोरी कांच लेके बैठना पड़े, उसको देखना हो तो भी। तो फ्लाई का एक पेंटिंग वो ड्रॉ करता है और जब उसके जो ससुर होते हैं वो आते तो देखते हैं कि यहाँ पे एक फ्लाई है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये रियल है, तो उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं, बट जब वो नहीं उड़ती तो उनको लगता है कि वाओ इट्स अ पेंटिंग, ये तो पेंटिंग है, ये रियल नहीं है। तब जाके वो बताता है कि ये क्विंटन जो होता है वो बोलता है कि ये मैंने बनाई है। तो फिर वो सल्यूट करता है कि नहीं यार, यू आर अ ग्रेट पेंटर, अगर तुम चाहो तो अच्छे पेंटर बन सकते हो, और सही में तुमने बहुत अच्छी पेंटिंग, ये छोटी जो फ्लाई बनाई है जो रियल में दिख रही है कि रियल ही है, ओरिजिनल है। तो वो सल्यूट करता है कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, तुम अच्छे पेंटर बन सकते हो, अगर तुम चाहो तो अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो। Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. He married his beloved and went on to become one of the most famous painter of his age। और फिर वो अपनी बेटी का हाथ जो है क्विंटन के हाथ में दे देता है और वो अपने जमाने का, अपनी एज का एक फेमस पेंटर बनता है। तो इसको बोलते आर्ट ब्रट, क्योंकि आर्ट ब्रट मतलब क्या कि उसको उसके जो पूर्वज थे वो कोई पेंटर नहीं थे, है ना, वो उनका प्रोफेशन पूरा अलग था और ना ही उसने कोई ट्रेनिंग ली थी, स्टिल उसने जो फ्लाई बनाई, फ्लाई मतलब यार इतनी छोटी सी होती है, उसको देखने में अगर देखने बैठो तो बिलोरी कांच की जरूरत पड़ती, तो उसे तो ड्रॉ करी थी, तो कैसे ड्रॉ करी होगी, इतनी कहते ना कि परफेक्ट बनाई थी उसने। तो वो कहते हैं कि इसको बोलते हैं आर्ट, जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली होती, जिसके पूर्वज जो पापा या दादा होते हैं वो इसके अंदर जुड़े हुए नहीं होते हैं, और फिर भी वो एकदम अच्छी सी पेंटिंग बनाते हैं, या फिर जो भी प्रोफेशन है उसमें एकदम अच्छे से वो जाते हैं। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia। अब ये जो पेंटिंग की बात करी वो एक यूरोपियन पेंटिंग की बात थी, यूरोप साइड की पेंटिंग की बात थी। अब यहाँ पे जो दो स्टोरीज हैं वो यहाँ पे खत्म होती है। अब कंपैरिजन आता है, एक होती है चाइनीज पेंटिंग और दूसरी होती है यूरोपियन पेंटिंग। In the Chinese story, the emperor commissioned a painting and appreciates its outer appearance, but the artist revealed to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the why within. Let me show the way. The Tao, a word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance। अब चाइनीज पेंटिंग में क्या होता है कि चाइनीज पेंटिंग आप जिस तरीके से देखना चाहो, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो आप जैसे सोचते हो वैसे हो जाती है वो पेंटिंग। जैसे कि हु दाओजी की जो पेंटिंग थी
उसको ऐसे बोला कि स्पिरिट है, तो मैं ऐसा सोचूंगी इसके अंदर कोई आत्मा होगी, कोई स्पिरिट होगी जो इसको ले गई, जो हुदाउजी को ले गई, पेंटिंग गायब कर दी। और कोई होगा तो वाह कितना नेचुरल सीन है। फिर कोई और होगा तो सोचेगा ओके यहाँ से माउंटेन है, ऊपर जाते ऊपर स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। तो जिस तरीके से हम सोचते हैं, जैसा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उस तरीके से चाइनीज पेंटिंग को हम देख सकते हैं। ये यहाँ पे कंपैरिजन बताया है कि चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग में क्या डिफरेंस है, कि हम जिस तरीके से चाहे चाइनीज पेंटिंग को हम हमारे मुताबिक समझ सकते हैं, बट यूरोपियन पेंटिंग में ऐसा होता है कि वो जो मैसेज हमें देना चाहते हैं हमें वो ही समझना है, हम कोई दूसरा और कुछ नहीं समझ सकते। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting, whereas a European painter wants you to borrow his eyes and look at the particular landscape exactly as he saw it. जैसे मैंने बोला ना कि वहां पे चाइनीज में जो आप देखना चाहो देख सकते हो, बट यूरोपियन पेंटर जो होता है वो कहता है नहीं, मैंने जो सोच के साथ ये पेंटिंग बनाई है आपको भी वैसे ही सोचना है। फिर कुछ भी हो, आपको अगर कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है वो पेंटिंग में तो आप नहीं बता सकते उसको। बट वो जो यूरोपियन पेंटर होता है, मैंने बोला ना कि मैंने तो ये पेंटिंग इस तरीके से ही बनाई है ये सोच के, तो आपको भी ऐसे ही सोचना है, आप डिफरेंट नहीं सोच सकते। From a specific angle, the Chinese painter does not choose a single viewpoint. His landscape is not a real one and you can enter it from any point. जैसे मैंने समझाया आपको पहले ही। Then travel in it. The artist create a path for your eyes to travel up and down. Then back again in a leisurely movement. This is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on to the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. It also requires the active participation of the viewer, who decides at what pace he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental. The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में वो ही समझाया है कि चाइनीज पेंटर किस तरीके से पेंटिंग बनाता है। वो नहीं कहता कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो कहता है कि आप मेरे दिमाग से सोचो, जैसे मैंने सोचा ना वैसा आप सोचो, और जो आप सोच रहे हो वो मुझे बताओ ताकि मैं उसको और कुछ अलग तरीके से दिखा सकूं, कुछ अलग तरीके से बता सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। तो वो वहां उनकी पेंटिंग में छूट है, जैसे हम सोचना चाहे वैसे सोच सकते हैं। बट यूरोपियन पेंटिंग में ऐसा नहीं होता।